हाँ जी, जय हिंद। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं इसके पिछला जो वीडियो बनाया था, क्या बनाया था, अग्निपथ स्कीम के बारे में बनाया था, जिसमें मैं आपको समझाया था अग्निपथ स्कीम क्या होता है, उसका क्या है प्रोसीजर क्या है, जो कि लगभग 25 मिनट 26 मिनट का वीडियो था। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसका निगेटिव पॉइंट्स क्या है, इसमें क्या रिफॉर्म आने चाहिए ताकि कैंडिडेट्स को एक सिक्योर एश्योरिटी मिल सके जब वो 4 साल के बाहर आए। और मैं इसको कंपेयर करूंगा इन नेताओं से, जो ये एमएलए एमपीज मिनिस्टर हैं, इन लोगों के फैसिलिटीज़ से अभी मैं कंपेयर करूंगा कि क्या आप दे रहे हो, जो एक युवा एक यूथ अपने सर्वोच्च बलिदान को देने के लिए आपका 17.5 साल की उम्र से में जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इन नेताओं को क्या क्या अलाउंसेस मिलता है। आपका मेन क्या है कि मिलिट्री को आप इस तरीके से, इसमें आप बजट में बचाओगे, पैसे की खर्च कम होगा, पैसा कम खर्च होगा, और वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में आप इसका पैसा लगाओगे। तो ठीक है, मैं नेताओं को बताता हूँ। नेताओं को क्या है, एक बार वोट जीत गए, 5 साल के लिए टेन्योर पूरा हो गया, फिर आपको क्या मिलना चालू हो जाएगा, पेंशन। तो आप लोगों का कहाँ पेंशन चालू है, बंद करो पेंशन। जब तक हो तब तक पैसा लो, जब खत्म तो खत्म कर दो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? चलिए मैं आपको एक बार यह बता देता हूं कि एमपीज मिनिस्टर एमएलएस को क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं टीओडी पे, टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले इनका क्या होता है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम, हमेशा इनका रिवाइज्ड होते रहता है। तो 2011 में इसके पहले रिवाइज्ड हुआ, 2011 के लास्ट में। तो उसके बारे में बात कर ले रहे हैं कि क्या रिवाइज करके या क्या किए थे। तो इनका मैं पेपर पे लिख करके लाया हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ इनका सैलरी वैलरी क्या है। तो इनको सैलरी कितना मिलता है, मिनिस्टर एमपीज एमएलए को सैलरी कितना मिलता है, 20,000 प्रति महीना। और एक अग्निपथ वाले को कितना मिल रहा है, 30,000 प्रति महीना सैलरी है। तो सिर्फ 10,000 रुपये ज़्यादा। यहीं पर आप घबराइए नहीं, थोड़ा सुनिए। इन नेताओं का भी मैं हिसाब जोड़ के बताता हूँ क्या हुआ। ये लोग बात कर रहे हैं सेवानिधि कौन कौन सा फंड दे रहे हैं, ठीक है दे रहे हैं, तो देना भी चाहिए लेकिन इस अमाउंट को और भी बढ़ाना चाहिए। अभी मैं आपसे उसके बारे में बात करता हूँ। तो इनका 20,000 क्या हो गया, सैलरी हो गया। क्या हो गया, सैलरी 20,000। कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस, विधानसभा का जो इनका भत्ता मिलता है 18,000 प्रति महीना। फिर डेली अलाउंस, इन लोगों का डेली का खर्च रहता है कितना, 1,000 रुपये। आप 1,000 रुपये इंटू 30 कर लीजिए, 30,000 रुपये हो गया। ठीक है, ये इनका खर्चा है सिर्फ एक महीने का। डेली जो कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है कितना होगा, 18,000। डेली अलाउंसेस कितना मिल गया इनको, 1,000 रुपया प्रति महीना। इलेक्ट्रिसिटी बिल काहे को फ्री है इतना ज़्यादा, 3,000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल इनको फ्री है। 3,000 यूनिट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, मान लीजिए 7 रुपये प्रति यूनिट अगर मिल रहा है, तो 3,000 इंटू 7, 7 तरीके 21,000 रुपया इनको बिल अगर यूज़ कर लेंगे तो इनको माफ़ है। और टेलीफोन का, वाटर का, यह सब तो फ्री है, या इन सब का तो गिनिए ही नहीं। इनको फ्री सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो यह सब इनका फ्री से नहीं हट पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी 200-300 यूनिट कर दो, बहुत बड़ा नेता है तो 500 यूनिट कर दो ना फ्री। ठीक है, रेसिडेंस फैसिलिटी, रहने का इनका क्या फैसिलिटी है, 20,000 प्रति महीना इनको रहने का फैसिलिटी मिलेगा। कन्वीनियंस के लिए क्या मिलेगा, मोटर गाड़ी मिलेगा, कार मिलेगा। अगर इनका कार खुद का रहता है तो इनको 2,000 रुपया प्रति महीना इनको अलग से दिया जाएगा। और इनको क्या मिलेगा, चौफर मतलब जानते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइवर बोला जाता है, ड्राइवर मिलेगा। ड्राइवर पैसा कौन देगा, सरकार देगी उस पैसे को, तो काउंट ही मत करिए इसमें। और इनको तेल भराने के लिए मिलेगा कितना, 700 लीटर प्रति महीना। कितना रुपया लीटर तेल चल रहा है इसमें, फ्यूल पेट्रोल का दाम ले लीजिए, लगभग मान लीजिए 100 रुपया लीटर है। तो 700 लीटर कितना हो गया, 700 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, 70,000 रुपये का इनको तेल मिल रहा है प्रति महीना, 70,000। अभी इसको मैं पूरा कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। और मेडिकल फैसिलिटी भी छोड़ दीजिए इनको इतना। और डेटा एंट्री ऑपरेटर मिलता है 2, आप रख सकते हो, रखना 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, लेकिन तो इनको मिलता है 30,000 रुपये प्रति महीना। 15,000 एक को दे दीजिए, 15,000 एक को दे दीजिए, मान लीजिए। तो इसको छोड़ दीजिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर हमारे कार्य के लिए ही ज़्यादा करके उसमें होते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करप्शन, जो ये इतना करप्शन करते हैं उसका पैसा कहाँ गया, उसको भूल जाइए।
तो इनका कितना लगभग 1.5 लाख इनका लगभग इसी तरीके से खर्च हो रहा है। हार जाएंगे, एक बार टेन्योर अपना पूरा करके ख़त्म हो गए तो इनको क्या मिलेगा, इनको पेंशन मिलेगा। क्या आपको लगता है कि MLAs MPs या कभी भूखे मर सकते हैं? हाँ, जब फॉर्चूनर ले लेकर चलेंगे 50-50 लाख की गाड़ी, 2-2 4-4 गाड़ी लेकर चलेंगे, तो ये सब कभी भूखा मर सकते हैं नेता? नहीं मर सकते। लेकिन तो इनको पेंशन मिलेगा, इनको भत्ता मिलेगा, कार्ड मिलेगा, स्पाउस कार्ड मिलेगा, फलाना फलाना कार्ड मिलेगा, ट्रैवलिंग का आपको बताया ही नहीं, टिकट क्या आने जाने का, हवाई यात्रा का फ्री मिलेगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फ्री पूरा रहेगा। और एक सैनिक को क्या मिलता है, फर्स्ट ईयर आपको नहीं मिलेगा, आपको इतना पैसा देना होगा, इतना ही % का आपको छूट मिलेगा, सिर्फ यही सब है। अब चलिए, अब हम अपने सेक्शन पे आते हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरी है। अग्निवीर को आप क्या दे रहे हो? एक अग्निवीर को आपको क्या देना चाहिए? आप 30,000, 33,000, 36,000, 40,000 जो सैलरी दे रहे हो, मेरा मानना है कि आप एक हैंडसम सैलरी दो। द मिनिमम सैलरी मस्ट बी 50K, 50,000 उनका मिनिमम सैलरी तो होना चाहिए। मिनिमम सैलरी यानी कि मिनिमम इनका 50,000 बेसिक पे होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिजर्वेशन आपने जो 10% करके रखा है, क्या द रिजर्वेशन ऑफ 10% मस्ट बी इंक्रीज्ड अप टू, आपको जितना देना है, लेकिन तो मिनिमम क्या रहना चाहिए, 25% रहना चाहिए। CAPF में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में, मतलब ऐसे जो डिफेंस विभाग है, पुलिस का विभाग है, ऐसा सिक्योरिटी का विभाग है, हथियार जिसमें ऐसा लग रहा है, इसमें आपको ज़्यादा देना चाहिए, लगभग 25% का कम से कम तो देना ही चाहिए। और बाकी जो अदर सेक्टर हो गए, जैसे कि क्लर्क का हो गया, आप ले लीजिए कहीं राजस्थान में ले लीजिए, आपका जो राजस्व विभाग हो गया, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए राजस्व विभाग, लेखपाल का, इन सब में आपको कम दे दीजिए तो भी कोई बात नहीं, 10% दे दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन पुलिस जैसे हो गया तो इसमें आपको परसेंटेज इनको बढ़ाना होगा। जैसे फ्रीडम फाइटर को एक बहुत अच्छा मिल जाता है अपॉर्चुनिटी, लगभग रखी हुई नौकरी मिल जाती है, तो इन लोगों के लिए भी, अग्निवीर लोगों के लिए भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको कम से कम आप बढ़ा दीजिए रिजर्वेशन का परसेंटेज को, और इसे रिजर्वेशन एक वास्ट फील्ड में कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवक जो 75% निकल के आएंगे, मान लीजिए एक स्टेट में 100% में से गए 100 लोग गए, जिसमें से 25 लोग वहाँ पर रुक गए, जो 75 लोग आए, आप उनको अच्छे इधर इतना फील्ड बना दीजिए, इतना वास्ट कर दीजिए, ताकि ये लोग कहीं ना कहीं जा करके अकोमोडेट हो सकें और इनको बिल्कुल भी टेंशन ना रहे, मैं वहाँ से आऊँगा तो इधर ऐसे भटकता फिरूंगा मिलूंगा। और इसी के सब पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, जॉब की एश्योरिटी क्या होनी चाहिए। जॉब की आपको एश्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई रखनी चाहिए। अब जॉब की एश्योरिटी की बात कर लेते हैं। जॉब की एश्योरिटी में क्या आता है कि आप उन्हें यह बता दीजिए, सिक्योर तो कर दीजिए कि आपको जॉब मिलेगा, या आप जाइए 17 साल में आप भर्ती हो गए, आप 24 साल में बाहर आ गए, तो आप जब आएंगे तो मैं आपको यह जॉब एश्योरिटी दे रहा हूँ, सिक्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको कहीं ना कहीं रख लिया जाएगा, कहीं ना कहीं रख लिया जाएगा। इस चीज़ का आप गारंटी कम से कम दे दीजिए। आप बोल रहे हो कि हम आपको 10% का रिजर्वेशन दे देते हैं, जो ये बोले मैं उस पर बात कर लेता हूँ। 10% का रिजर्वेशन दे देते हैं। अगर ये 10% का रिजर्वेशन दे दे रहे हैं, मान लीजिए UPP में, उत्तर प्रदेश पुलिस या राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये जो स्टेट वाले लोग अपना बोले हैं कि हम इतना % का आपको रिजर्वेशन दे देंगे, हम आपको प्रायोरिटी देंगे, तो भैया आप ये बताओ कि आपकी वैकेंसी कब आती है? चुनावी तो भर्ती आप निकालते हो, चुनावी वैकेंसीज आती हैं, तो आप इस चीज़ का क्या एश्योरिटी दोगे? आप 100% मान लो रिजर्वेशन दे दिए, तो निकालो ही नहीं तो ये जाएंगे कहाँ पे? इस चीज़ को भी आप लोग सोचिए थोड़ा। ये जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, AG साहब, AS साहब, COP लोग, तो आप इस चीज़ को बताइए। अब ये तो उन लोगों के हाथ में है नहीं, लेकिन तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये कहाँ के लोग जा रहे हैं सेना में? जो रक्षा आपकी कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी बीफअप कर रहे हैं, ये कहाँ से गए हैं? आपके हमारे बीच से जा रहे हैं, आपके हमारे स्टेट से जा रहे हैं, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द स्टेट दैट टू ऑब्जॉर्व द कैंडिडेट्स ऑफ द अग्निवीर। कम से कम वो अग्निवीर वाले कैंडिडेट्स को ऑब्जॉर्व करें। जब वो कुछ वतन के लिए अपने कर रहे हैं, सेना भी उनके लिए अपने तरफ से कर रही है, तो स्टेट वाले कहाँ जाओगे तुम सब? तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सभी स्टेट्स के CM,
सभी स्टेट के ऐसे लोग जो भर्ती निकालते हैं, रिक्रूट करते हैं, और प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट कॉरपोरेट कि आप लोग इन्हें इंडक्ट करिए, इन्हें एब्जॉर्ब करिए। कि अब क्लियर कट मेरा क्या है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, जो भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अग्निपथ वालों के लिए, अग्निवीर वालों के लिए, कि क्या आपको इन लोगों के लिए एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। कितना, जब ये निकलते हैं तो 4 साल का मिनिमम, और किसी में 30 साल है एज लिमिट, तो उसमें इन लोगों को 34-35 साल मिलना चाहिए मिनिमम। 4 साल का तो 34 साल मिलना चाहिए, जिसमें 20 साल है तो उसमें 24 साल का मिलना चाहिए। इनको एज रिलैक्सेशन में ऐसा नहीं है कि कमी करनी चाहिए, इनके लिए पूरा खुल के एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं, ये हमारा माननीय नितिन गडकरी जी से अभी आप हैं, आपके ऊपर बहुत भरोसा है कि आप इसको कर सकते हैं। देखिए आप इसमें क्या करें, नितिन गडकरी जी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से हैं, आप टोल प्लाजा पे इन वीरों को, इन फौजियों को, इन अग्निवीरों को आप एग्जम्प्ट कर दीजिए। देखिए आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर बर्डन नहीं आएगा। 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, जिसमें से 1 साल इनका ट्रेनिंग चला गया और 3 साल बचा। 3 साल में ये कितना बार आपके रोड पर आएंगे, कितना बार टोल से गुजरेंगे, बहुत कम बार गुजरेंगे। 3 साल में आप समझ लीजिए कि वो तो कितना, वो मैक्सिमम 30 बार ही जाएंगे। और क्यों 30 बार जाएंगे, क्योंकि 3 महीने का तो उन्हें छुट्टी ही मिलेगा सिर्फ। पहले साल में 1 साल, दूसरे साल में 2 साल, तीसरे साल में 3 साल, और ट्रेनिंग वाले का क्या लेंगे, उसमें 1 साल आएंगे तो अपना इधर ही घूमेंगे कि आपका टोल प्लाजा पे जा रहे हैं, ऐसे जगह पे। तो 30 दिन जो इनको मिलेगा, लगभग 30 बार ये जाएंगे टोल पे, तो कितना इसमें आपका पैसा चला जा रहा है। कम से कम उनके अंदर यह तो रहेगा, हाँ मुझे यह फैसिलिटी मिल रही है। तो आपसे निवेदन महोदय जी कि इसमें टोल को कम से कम एग्जम्प्ट कर दिया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, जब ये 24 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, तो ये गए रहेंगे, तो अनमैरिड रहेंगे और इनको टाइम नहीं मिलेगा कि उसी बीच में शादी कर सकें। बहुत कम लोग होंगे, लगभग 100 में से लगभग 30% आप मान लीजिए 30 लोग होंगे, 30% लोग ही सिर्फ शादी करेंगे उस दौरान, और बाकी जो 70% लोग हैं, लोग यही सोचेंगे कि चलिए बाद में अब जा करके जब इसके बाद चला जाएगा तो शादी कर लिया जाएगा। तो उसके लिए जैसे सेवानिधि फंड है, तो उसी के हिसाब से आप एक उन्हें के लिए एक फंड दे दीजिए, जो कि शादी करने के लिए, मैरिज करने के लिए हो। एक छोटा सा 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख का फंड दे दीजिए, ताकि उससे उनको एक और अच्छा फील हो और उन्हें ऐसा लगे कि हाँ हमारे साथ भी लोग खड़े हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बातें मैं कुछ लाया हूँ कि जो वहाँ पे साहब लोग बोल रहे थे, एएस साहब बोल रहे थे, एडिशनल सेक्रेटरी साहब इंडियन आर्मी से, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, कि आप ये 1984-89 से ही इस पे बात हो रहा था। जनरल बिपिन रावत साहब के भी साथ ये बात हुआ था, तो इसके बारे में पहले से ही चला आ रहा है। यही कोविड के दौरान ही एक बहुत अच्छा मौका था कि जिसे इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो चलिए ठीक है, इम्प्लीमेंट किया जा सके, आपको मौका मिल गया, आप तो इम्प्लीमेंट कर ही दिए। और आपने इसमें एक पॉइंट ये आगे नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि यूथ रिस्क ज़्यादा लेते हैं। तो जब यूथ रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो आपको उनका ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। आपको गवर्नमेंट से यह टाई अप करना चाहिए कि ये जो हमारे बच्चे जाएंगे, आप इनका गारंटी दीजिए कि आप इनको कहीं ना कहीं इंडक्ट कराएंगे, या हमारे सेना को बढ़ चढ़ के इसे बोलना चाहिए हमारा जो ये कैंडिडेट जा रहा है, हमारा बच्चा या जो जा रहा है, या बाहर जा करके ऐसे यूजलेस नहीं पढ़ा होना चाहिए। वैसे भी जो सेना में चला गया, ट्रेनिंग ले लिया, पूरा सब कुछ कर लिया, उसके अंदर इतनी कुव्वत है कि वो अपना खुद से कुछ खड़ा कर सके, खुद से अपने लिए आगे बढ़ सकता है, उसके भीख मांगने की जरूरत नहीं है। और ये जो बोल रहे थे आतंकवादी वाले कि हम आतंकवादी बन जाएंगे, तो उनके लिए वही है, बनना आएंगे तुम्हें ठोकने के लिए। ओके। और उन्होंने क्या बोला था कि नेक्स्ट पॉइंट में कि कोरोना की वजह से हम भर्ती नहीं ले रहे थे। अच्छा ठीक है, मान लिया कोरोना की वजह से भर्ती नहीं ले रहे थे, तो एयरफोर्स में आप देख लीजिए एफकैट की भर्ती क्यों चल रही थी, इंडियन आर्मी में देख लीजिए सीडीएस एनडीए की भर्ती क्यों चल रही थी, और असम राइफल में भी चली थी बाद में। 2021 में असम राइफल वाले भी चालू कर दिए थे। आप इस चीज़ का बहाना मत दीजिए कि कोरोना की वजह से हम भर्ती नहीं चला रहे थे, हम युवा को उसमें नहीं डालना चाह रहे थे। तो यह यूजलेस आपका तथ्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस में कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रेगुलर आर्मी का ऑफिसर हो, हार्डशिप अलाउंसेस मिलेगा, जो उन्हें मिलेगा वही आपको किन्हें मिलेगा,
अग्निपथ वालों को लोगों को भी मिलेगा। तो ये चलिए ये सब ठीक है, लेकिन तो इनका सैलरी को कम से कम थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। बाकी इस वीडियो में मैं कोशिश किया हूँ कि ये 14-15 मिनट की वीडियो में काफ़ी सारा पॉइंट्स को कवर करने के लिए। बाकी आप लोगों से यही हर एक वीडियो में हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग ये जो फॉर्म 24 तारीख से एयरफोर्स का शुरू हो रहा है और आपका 25 तारीख को नेवी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, 26 तारीख को और आर्मी का जुलाई में आ रहा है, तो आप सभी लोग इसमें पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, कम से कम बेरोजगार न रहिए। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा जो कॉन्फ्रेंस में ऐड किया गया एएस साहब के द्वारा कि 17.5 से 21 साल में कौन सा युवा नौकरी पे कितना जा रहे हैं, हम तो आपको दे रहे हैं। तो ये बहुत काफ़ी यह चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इस चीज़ का मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ। बाकी आप फॉर्म को फिल करिए। अब इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।